परीलोक में कुछ परियों ने जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी की, वो रोजाना पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती थी। उन्हें पृथ्वीलोक के बारे में जानकारी लेने का बहुत शौक था। दरअसल विशाखा परी को तो पृथ्वीलोक से जाना ही पसंद नहीं था। उसकी सखियां उसे जबरदस्ती अपने साथ परीलोक ले जाती थी। एक दिन, मैं पृथ्वीलोक पर ही शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुझे परीलोक के अनुशासन में बंद कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे राजकुमार आर्यन बहुत पसंद है। विशाखा परी, तुम्हें पता है ये हमारे परीलोक के नियम के विरुद्ध है। ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वीलोक के लोग जीवन मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, पर परीलोक में ऐसा नहीं है। तुम चलो, अपनी जिद छोड़ दो। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सबके जाने के बाद विशाखा परी राजकुमार आर्यन के राजमहल की छत पर जाकर चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, अगर मैं इस बार भी सबके आग्रह करने पर परीलोक चली गई तो रानी परी मुझे कभी पृथ्वीलोक आने नहीं देंगी। इसलिए मुझे राजकुमार से बात करना बहुत जरूरी है। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो छत के पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। उसने देखा कि राजकुमार आर्यन एक राजकुमारी के साथ आए और बड़े प्रेम से उस राजकुमारी को अपने साथ झूले पर बिठा लिया, जिसके बारे में राजकुमार ने पहले कभी बताया था। वो देखने में काफी कमजोर लग रही थी। राजकुमार, मैंने सुना है कि आप किसी परी को जानते हैं, और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि उसे शादी भी करना चाहते हैं। परी से शादी? तुम्हें पता है पूर्णिमा, परियों से शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता। क्यों? लोग तो उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई खुश नहीं रह सकता? अरे पूरी जिंदगी इसी आतंक के साए में कौन जीवन बिताएगा कि कब वो नाराज होकर श्राप दे देंगे। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ, ये तो है, पर आप एक बार मुझे उस परी से मिलवाएंगे? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। विशाखा परी ने उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने बड़े अपमान के बाद उससे 1 मिनट भी ठहरना उचित नहीं लगा। उसने तुरंत उड़ान भरी और आकाश की तरफ चल पड़ी। जब वो काफी दूर निकल गई तब राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। ओहो, आज तो परी चली गई। कल जब वो आएगी तब मैं तुमसे अवश्य मिलवाऊंगा। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। राजकुमार आर्यन ने क्यों मुझे अंधेरे में रखा? उसे अगर पूर्णिमा से ही शादी करनी थी तो मुझसे क्यों छल किया? मैं उसके ऊपर भरोसा करके बैठी थी और परीलोक तक छोड़ने के लिए राजी हो गई थी। वो परीलोक जाकर अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखों से नींद गायब हो गई थी। अचानक उसे अपने बालों में नीलम परी के हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ। वो उठी और नीलम परी से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। विशाखा, तुम इतना क्यों रो रही हो? विशाखा परी ने नीलम परी से सारी बात बताई जो उसने राजमहल की छत पर देखा और सुना था। तुम बहुत भोली और नेक हो। पृथ्वीलोक पर हर तरह के इंसान रहते हैं। वहाँ बड़ा ही छलावा है। विश्वास जीतकर ऐसा धोखा करना उनके लिए बहुत मामूली बात है। वो लोग स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे उस राजकुमार से अपने इस अपमान का बदला लूं? ये अपमान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे परीलोक का अपमान है। कुछ सोचते हैं। पहले तुम अपनी दशा सुधारो, उठकर हाथ मुंह धो और किसी को पता न चलने देना। विशाखा परी चुपचाप उठकर चली गई। उसको बार बार राजकुमार आर्यन पर क्रोध आ रहा था। इस बात को कई महीने बीत गए थे। विशाखा परी हमेशा उदास रहती। एक दिन वो परीलोक के बगीचे में चुपचाप बैठी थी। तभी उसने देखा कि उसका प्रिय तोता अपनी चोंच में सुर्ख लाल गुलाब दबाए हुए उसके पास आया। विशाखा परी, आपको इस तरह उदास बैठना शोभा नहीं देता। आप इंसानों से बहुत ऊपर है। ये लीजिए, ये गुलाब मैं स्वर्गलोक से लाया हूँ। इसको अपने बालों में लगाकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। विशाखा परी ने सुर्ख गुलाब अपने बालों में लगा लिया। थोड़ी देर के लिए वो वाकई अपना सारा दुख भूल गई। मेरे प्यारे तोते, आज तो तुमने थोड़ी देर के लिए मेरा दुख दूर कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा? विशाखा परी, मैं आपके लिए रोज ऐसा ही फूल ले आऊंगा। जिस दिन मैं नहीं आऊंगा आप समझ जाना कि मैं स्वर्गलोक के पहरेदारों द्वारा पकड़ा गया। नहीं नहीं, आज से तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने छोटे से सुख के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम मेरे साथ ही रहो।
जैसा आप कहें। आज क्या आप पृथ्वीलोक जाएंगी? नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बार राजकुमार आर्यन से अवश्य मिलना चाहिए। नहीं, मैंने अपने कानों से जो भी सुना है और आंखों से जो भी देखा है, उसके बाद उनसे मिलने की इच्छा शेष नहीं रही। मैं भी आपके साथ चलूंगा एक बार। चलिए, हो सकता है आपने जो सुना और जो देखा वो भी एक बुलावा ही हो। ठीक है, तुम कहते हो तो चलो, आज शाम को चलेंगे। जब नीलम परी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विशाखा परी को समझाते हुए कहा, विशाखा, तुम्हें क्या हो गया है? जिसने पूरी परी जात का अपमान किया, तुम उसी से उम्मीद लगाए बैठी हो। सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा था ना? पर विशाखा पर किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं हुआ। नियत समय पर तोते के साथ वो पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। जब वो दोनों राजमहल की छत पर पहुंचे तो देखा कि राजकुमार आर्यन उदास बैठे हैं। विशाखा परी, राजकुमार तो अकेले ही बैठे हैं। उनकी पत्नी कहाँ गई? मैं क्या जानूं? अभी इस पेड़ पर बैठकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। थोड़ी देर बाद महल की छत पर एक 16 साल की राजकुमारी आई। भैया, आप कितने दिनों तक राजकुमारी पूर्णिमा के मरने का शोक मनाएंगे? आपसे जो कुछ बन पड़ा आपने उनके लिए किया। उनकी इतनी ही उम्र थी। मुझे पूर्णिमा के जाने का उतना दुख नहीं है बहन। मुझे दुख इस बात का है कि जिस दिन मैंने पूर्णिमा से छत पर बैठकर उसके अंतिम दिनों में दिलासा देने के लिए विशाखा परी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था, उस दिन से वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। लगता है उसने हमारी बातें सच में सुन ली। विशाखा परी ने तोता की तरफ देखा। अब तुम्हें क्या करना? अपने अपमान का बदला लेना है या राजकुमारी आर्यन के पास जाना है? मैं एक बार राजकुमार आर्यन से मिलना चाहती हूँ। अवश्य जाओ। विशाखा परी तुरंत राजकुमार के पास आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। तुम इतने दिनों से कहाँ थी और मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो तुमसे मिलने आ नहीं सकता। कितने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं आई थी जब तुम राजकुमारी पूर्णिमा के साथ प्रेम भरी बातों में डूबे हुए मुझसे पीछा छुड़ाने की बात कर रहे थे। मैं इतना अपमान कैसे सह सकती थी? विशाखा परी, तुम नहीं जानती कि पूर्णिमा और मेरी शादी बचपन से ही तय थी, परंतु पंडितों के अनुसार पूर्णिमा को ऐसी बीमारी थी कि वो 18 साल की उम्र तक आते आते मर जाने वाली थी। इसीलिए जब उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तब मैंने उसे ऐसा कुछ बताने का प्रयास किया कि उसे विश्वास हो जाए कि मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी? ये नहीं जानती थी कि वो मर जाएगी। उसके जाने का दुख, फिर तुम्हारा एक दिन से गायब हो जाना मेरे लिए बहुत कष्टदायक रहा। मैंने तो उस दिन के बाद पृथ्वी लोक पर ना आने की कसम खा ली थी, पर मेरे इस तोते ने जिद की तो मुझे आना पड़ा। अरे बाप रे, मुझे अपने श्राप से भस्म तो नहीं कर देती? वो कभी नहीं कर सकती थी। हम परियों और तुम इंसानों में शायद यही फर्क है कि हम जिस पर भरोसा कर लेते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीढ़ियों से नीचे आ गए अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। उनके मन का मैल दूर हो गया था। सुधा रोज की तरह कपड़ों का गट्ठर सिर पर लिए गांव के तालाब पर पहुंच गई थी। गट्ठर उतारकर वो तालाब में पैर डालकर सुस्ताने बैठ गई थी। बरसात की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई पड़ रहा था। आज उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। अपनी सौतेली माँ की बातें याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं कितना खाती है, खा खा कर मोटी होती जा रही है। पता नहीं कहाँ इसका ब्याह होगा। न काम की न काज की, ढाई सेर अनाज की। काश मेरे कपड़ों का गट्ठर अपने आप धुल जाता। आज मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी रूपा से तो कोई काम नहीं करवाती, मेरी ही जान की दुश्मन बनी रहती है। तभी उसके पैरों में कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो वो एक लड़की का संदूक था। पहले तो वो डर गई, फिर उसने साहस करके वो संदूक बाहर निकाल लिया। उसको जैसे ही खोला तो ये देखकर हैरान हो गई कि उसमें एक परी आंखें बंद करके सोई थी। अरे ये तो परी है। तभी परी उठकर बैठ गई और उसने आंखें खोल दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की,
मुझे तालाब से बाहर निकालने के लिए अब मुझे सहारा दो ताकि मैं संदूक से बाहर निकाल सकूं। सुधा ने सहारा देकर परी को बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही परी ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाई। उसके शरीर पर सुंदर वेशभूषा, सिर पर मुकुट और हाथ में छड़ी आ गई। मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस तालाब में बरसों से पड़ी हुई थी। एक ऋषि ने मुझ पर नाराज होकर मुझे श्राप दिया था कि मैं संदूक से तभी बाहर निकल सकती हूँ जब तालाब का पानी लबालब भरा होगा। शायद इस बार इतनी बारिश हुई है कि तालाब लबालब भर गया है। मेरा नाम सुधा है। ओह हाँ, इस बार बारिश ने हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ा दी है। कपड़े सूखते ही नहीं, इसलिए तो मैं तालाब में पैर डालकर बैठी थी कि कपड़े धुल जाएंगे तो सूखेंगे कैसे। तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है, अब तुम अपने सारे दुख और चिंता भूल जाओ। उसने अपनी छड़ी घुमाई। उसके गट्ठर के सारे कपड़े धुलकर सूख गए और गट्ठर में आ गए। अरे ये तो कमाल ही हो गया, आप तो सचमुच जादू जानती है। सुधा, तुम इस तालाब में एक डुबकी लगाकर अपनी इच्छा बोल देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। मैंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, पर मेरी माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती। तुम तालाब में डुबकी लगाकर बोल दो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी सारी इच्छाएं वो पूरी करेगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी उड़ गई। परी के जाते ही सुधा तालाब में उतर गई और डुबकी लगाकर अपनी इच्छा बोल दी। जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक सोने का घड़ा था। अरे ये कहाँ से आया? पता नहीं इसके अंदर क्या है। घर जाकर खोलती हूँ। मैं तो कितनी पतली हो गई हूँ और मेरे शरीर पर इतने सुंदर वस्त्र और आभूषण कहाँ से आ गए? मेरी माँ तो मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुधा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों का गट्ठर उठाकर सिर पर रखा और एक हाथ में घड़ा पकड़ा और छम छम पायल बजाती अपने घर के तरफ बढ़ गई। उसको देखते ही तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी तालाब पर? सुधा ने जैसे ही गट्ठर उतारा, उसकी माँ उसकी तरफ देखकर देखते ही रह गई। इतने सुंदर वस्त्र और आभूषण, और तुम इतनी पतली कैसे हो गई? इस सोने के घड़े में क्या है? अरे बस माँ, इतने सारे सवालों का जवाब मैं इकट्ठे कैसे दे सकती हूँ? पहले मुझे सांस तो लेने दो। तब तक उसकी माँ ने घड़ा उसके हाथ से छीन लिया और उसको खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन घड़ा उससे खुल ही नहीं रहा था। क्या है इस घड़े में? खोल कर दिखाओ। सुधा ने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया वो खुल गया। उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। ये कहाँ मिला तुम्हें? चोरी तो नहीं की तुमने? नहीं माँ, मैं क्यों चोरी करूं? ये सब तो मुझे परी ने दिया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, सच सच बता दो। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि तुम्हारे घर में चोरी का सामान रखा है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ माँ। सुधा ने शुरू से अंत तक सारी बात माँ को बता दी। ये सब सुनकर ही उसकी माँ को जैसे दौरा पड़ गया। उसने अपनी बेटी रूपा से कहा, अरे रूपा, कल तू भी जाकर तालाब में पैर लटकाकर बैठना, तुझे भी परी मिलेगी, तू भी इसकी तरह सुंदर हो जाएगी और ढेर सारी दौलत भी मिल जाएगी। कल की कल देखी जाएगी माँ, आज तो आराम करने दो। रात में जब सुधा के पिता आए तो सारी बातें सुनकर वो भी बहुत खुश हुए। पिताजी, मुझे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है। सुधा जब रसोई में गई तो उसने खुशी खुशी सारा काम किया। पिताजी ने कहा कि उसे कल से स्कूल जाना है। सब खाना पीना खाकर सो गए। सुधा की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह उठते ही, सुधा, एक अशरफी मुझे दो, चलकर उसे बेच दूंगा, उसी पैसे से तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। जब सुधा घड़े के पास गई तो घड़ा आधे से अधिक खाली हो गया था। वो समझ गई थी कि ये सब उसकी सौतेली माँ का ही काम है, पर वो कुछ नहीं बोली। चुपचाप एक अशरफी लाकर अपने पिता को दे दिया। रूपा, ओ रूपा, जल्दी उठ, तुझे तालाब पर नहीं जाना है क्या? देख वो कितना धन लेकर आई है, जा तू भी जल्दी जा। रूपा आंखें मलती हुई उठी
उसकी माँ ने जानबूझकर कपड़ों का गट्ठर उसके सिर पर रख दिया। वो तालाब में पैर डालकर बैठ गई। उफ, कितनी गर्मी है। तभी उसके पैरों से कोई चीज टकराई। उसने देखा तो एक लकड़ी का संदूक था। पहले तो वो डर गई, फिर उसने साहस करके वो संदूक बाहर निकाला। उसने जैसे ही खोला तो ये देखकर हैरान हो गई कि उसमें एक परी आंखें बंद करके सोई थी। इस संदूक को बंद करके इसी तालाब में छोड़ देती हूँ। पता नहीं ये परी है कि किसी का मृत शरीर। जैसे ही उसने संदूक तालाब में डाला, अचानक संदूक खुल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकली। ए लड़की, इस तालाब में पैर डालकर बैठने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? चली जा यहाँ से, वरना तालाब में ही तेरी जल समाधि बन जाएगी। रूपा डर के मारे उठकर भागने लगी। तभी उसे याद आया कि कपड़ों का गट्ठर तो वो तालाब के किनारे ही छोड़ आई है। जब वो वापस गई तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि पूरा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे पंखों वाली परियां नृत्य कर रही थी। रूपा एक पेड़ के पीछे छुप गई। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये परियों का मनोरंजन का समय है। पर मेरे कपड़े? भूल जाओ उन कपड़ों को, जल्दी जाओ यहाँ से। रूपा भागते भागते घर आई। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। रूपा, तेरा घड़ा कहाँ गया? माँ, मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ वहाँ से। मुझे तो वहाँ कोई परी नहीं मिली, बल्कि एक चुड़ैल मिली थी। तुमने बेकार में मुझे तालाब के पास दौड़ा दिया। अरे माँ, मुझे तुम आराम करने दो, बिना मतलब के ही सुबह सुबह जगा दिया। आज तेरी सौतेली बहन स्कूल में दाखिला लेने गई है, तू यही पड़ी पड़ी सोती रह। देख नहीं रही, परी ने उसको माला माल कर दिया और कितनी सुंदर शक्ल बना दिया। तू यही सरती रह। माँ, ये सब आपका क्या धरा है? आपने मुझे कभी किसी से प्यार से बोलना नहीं सिखाया, काम नहीं करने दिया, क्योंकि आप हमेशा सुधा से जलती थी। उसको दुख देने के लिए आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। 7 साल बाद सुधा पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। अच्छे लड़के से उसकी शादी हो गई थी। रूपा की शादी तो हो गई, परंतु उसके कर्कश स्वभाव और आलस्य की वजह से उसे ससुराल से भी निकाल दिया गया। माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई। जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहू रजनी के साथ रहती थी। प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सावित्री हमेशा चिढ़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू रजनी पर उतारती थी। रजनी एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी। जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। पर सावित्री को ये सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना किया करती थी। एक दिन, बहू, जल्दी से खाना लगा दो, मेरा बेटा भूखा होगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने अभी चिड़िया के मटकी में पानी रखा है, हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। ये सिर्फ गंदगी फैलाती है। तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी। माँ जी, कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। रजनी, जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। रजनी, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई। फिर प्रकाश, सावित्री और रजनी बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। बहू, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो,
हमारे पास न इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद कर सके। माँ जी, आप चिंता न कीजिए। अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है। उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भागकर घर के बाहर जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है। रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। तभी रजनी ने देखा गाय के गले में एक पान लटक रहा है। वो पान कोई साधारण पान नहीं था, वो चमकीला और रंगीन पान था। रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाय के गले में से गिर जाता है। जैसे ही पान नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। रजनी अचंभे में पड़ जाती है। एक पान में से एक घंटी की आवाज। वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है। पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी। रजनी समझ जाती है ये कोई साधारण पान नहीं। वो पान को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पान को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से तो सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो धूप में खड़ा होकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी के ये कहते ही उस जादुई पान में से घंटे की आवाज आती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। रजनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुआं बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, तुमने देखा बाहर पानी का कुआं बना है। आज के बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ, पानी की दिक्कत चली गई। रजनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादुई पान के बारे में सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर रजनी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सास सावित्री गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। ये देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। रजनी, तुमने तो इस जादुई पान की मदद से सबका भला कर दिया, कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। रजनी जादुई पान को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, माँ जी की जितनी भी गहने की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर सावित्री खुशी से झूमने लगती है और अपने बहू को खुशी से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। ना उन्हें पैसों की कमी होती, ना ही खाने पीने की। कुछ ही महीनों बाद अब सावित्री गाय माता का दिया हुआ जादुई पान का उपकार भूल चुकी होती है। उसका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सोफे पर बैठी बैठी सावित्री एक दिन सोचती है, मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रजनी के कमरे से जादुई पान ले लेती है और जादुई पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तभी जादुई पान में से घंटी की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वो मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बहू रजनी के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। रजनी सावित्री की दुविधा समझती है और जादुई पान हाथ में लेकर मांगती है, माँ की आवाज वापस आ जाए। और तुरंत ही आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गूंगी ही बनकर जीऊंगी।
पर माँ जी, आपने जादुई पान से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। पता नहीं क्यों इस जादुई पान ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद व खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे। सरोजिनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। उस दिन के बाद से सावित्री गांव के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बर्ताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है। रीवा में रविंद्र और राजू नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए, जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया, रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने, अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है, अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताज़ा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है, इसे छूते ही पत्ते गर्म रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी, इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ।
जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा। मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहां आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहां राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये ज़मीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी ज़मीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये ज़मीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये ज़मीन खरीद ली है। अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा।
राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा।